नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर शेखपुरा से, जहां 9 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है। साथ ही मजदूरों के 43 आश्रित भी रिहा कराए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के लोधीपुर की यह घटना, जहां एनएचआरसी ने डीएम को इस बाबत पत्र लिखा था। 9 मजदूर 9 साल से बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। डीएम को पत्र मिलते ही एसडीओ के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई और जांच के बाद शिकायत सत्य पाई गई, जिसके आधार पर 9 किसानों के खिलाफ बंधुआ मजदूर अधिनियम के तहत सदर थाने में केस दर्ज किया गया। जिला श्रमाधीक्षक ने सदर थाने में 9 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और बंधुआ मजदूर और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए प्रति पीड़ित को 30,000 रुपए अनुदान देने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया। पीड़ित मजदूरों को कई महीने से मजदूरी तक नहीं दी जा रही थी। इन पर उनके नियोजकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई तथा इन्हें तात्कालिक सहायता राशि प्रति बॉन्डेड श्रमिक को 30,000 रुपये दिए जाना है। टोटल 43 गुने 30,000 12.90 यानी 12,90,000 रुपये की आवश्यकता होगी। इतनी राशि की उपलब्धता मेरे पास नहीं है। मैंने जिला पदाधिकारी के माध्यम से राशि उपलब्धता कराने हेतु श्रम विभाग को पत्र भेज चुका हूं। समस्तीपुर के विभूतिपुर के शिवनाथपुर में गुरुवार को हुई ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने लूटे गए सामान का पक्का बिल मांगकर एफआईआर टाल दिया और पक्का बिल साथ लेकर थाने आने की बात कही गई। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ जहां अपराधियों ने 20 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम दिया, पुलिस टाल मटोल का रवैया आखिर क्यों अपना रही है। आपको बता दें कि विभूतिपुर के शिवनाथपुर गांव में किरण ज्वेलर्स से अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर 15 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात वाली जगह का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। बीती रात भी विभूतिपुर के शिवनाथपुर गांव के इस ज्वेलरी दुकान में 6 की संख्या में आए अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस भी यहां पर आए, लेकिन अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया है। और इस लूट की बड़ी वारदात में करीब 20 लाख से अधिक की लूट हुई है। कैश भी यहां से लूटे हैं और हम दुकान के मालिक हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ घटना हुई। खैर में जैसे ही सर जो भी आए वो एक बात बोले, बिल क्यों नहीं है, बिल क्यों नहीं। हम बोले सर कच्चे में काम हम लोग करते हैं, बिल मेरे पास नहीं है। तो बोले नहीं, बिल हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोग को बिल मिलता है, बिल क्यों नहीं। हम बोले सर बिल नहीं है मेरे पास, कच्चा बिल सब है, पक्का बिल नहीं है मेरे पास। यहाँ पुलिस, जो समस्तीपुर पुलिस है, वो एफआईआर करने के लिए जो सामान है उनके बिल को खोज रहे हैं। अपराधी को जिन्हें खोजना चाहिए वो सामान के बिल खोज रहे हैं। और पीड़ित दुकानदार जिनके साथ लूट की इतनी बड़ी वारदात हुई है और उसके बावजूद पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई में शिथिलता बरती जा रही है। यहाँ पर आप थे दुकान पे, यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार चौधरी। क्या घटना हुई थी? घटना हुई सर, 2 बाइक आया, 2 बाइक पे सवार था 2 व्यक्ति। एक बाइक है वहाँ पे लगे ब्लैक कलर का, जिसमें नंबर प्लेट नहीं था, ब्लैक कलर का बाइक था। ऊपर आया, बोला भैया को, बोला ब्लड से दिखाइए। भैया नहीं पहचाने उसको, बोले कि क्या घर हुआ आपका? बोला भूता चौक घर हुआ। पिताजी का क्या नाम हुआ? नरेश। तो भैया दिखाने लगे तो हम बाहर पे वहाँ पे चेयर लगा के बैठ गए बाहर में। तो हमको बोला, हम बाहर बैठ गए, व्यवस्था दिखा रहे थे। हम उठ के मोबाइल ऐसे चला रहे थे, ऐसे मोबाइल टिप रहे हैं हम। बस देखा मोबाइल टिपते हुए, तो फिर हमने देखे तो 2 कब आया, 2 आया, मेरे कनपट्टी में सटा दिया दोनों तरफ से। और भैया इधर बोला, उधर से आवाज़ दे, ऊँचा आवाज़ में बोला तुम लोग काम चालू करो। बस हमको इधर लाया, इधर कोने में बैठा दिया। फिर 2 ग्रामीण भी आए, उसके पीछे भी 2 आया, उनको भी उधर कर दिया। एक वहाँ पे था एक जोगन पॉइंट। तो जैसे जैसे लोग आए उनको अपराधियों के द्वारा यहाँ पे बंधक बनाया गया और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन
18 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया। सवाल के घेरे में समस्तीपुर पुलिस है, जिन्हें एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। वो बिल का इंतजार कर रहे हैं और अपराधी कब पकड़े जाएंगे, इसका जवाब अब तक पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर से भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला, जहां भीड़ ने मछली चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद इस जगह पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास की है। आरोपी युवक की पहचान नया नगर लखनपट्टी के रहने वाले शंकर सिंह के पुत्र धीरज कुमार सिंह के रूप में की गई। बताया जाता है कि आरोपी युवक 30 किलो मछली चोरी कर ले जा रहा था और तभी वहां पर मौजूद लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी और मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर आरोपी युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ जारी है। मछली यहाँ से चोरी करके ले गया मंझौल बेचने के लिए। मंझौल ले गया था? हाँ, पकड़ा कैसे? गादी में पकड़े। वो तुम ही पकड़ा? हाँ। तो चोर कहाँ का पता हो? चोर बता रहा है वहाँ के चंदपुरा के ममुहर, घर बता रहा है वहाँ रोसड़ा। तो यहाँ से मैंने बराबर चोरी कर रहा था? एक बार चोरी वाले वो बेच दिया। अच्छा। दूसरा बार में पकड़े। दानापुर में सहारा इंडिया समूह के 12 लोगों पर एफआईआर जमा राशि के भुगतान से जुड़ा हुआ यह मामला इस वक्त सामने आ रहा है, जिसमें फुलवारी शरीफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 250 अभिकर्ताओं ने इसकी शिकायत की है और जमा राशि के भुगतान से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। फुलवारी शरीफ थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंचे ये तमाम लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। करीब 250 अभिकर्ताओं ने इसकी शिकायत लिखित तौर पर की है। आवेदक द्वारा ये उनका कथन है कि सहारा और उससे संबंधित विभिन्न संस्थाओं में पैसा इन्वेस्ट किए थे जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, परंतु उनको मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिल रहा है और उनका कई स्तर से लोग बात करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, जब समाधान हुआ तो थकार के उनको लाके थाना में आवेदन दिए, जिस पे प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो अनुसंधान की गई। कौन लोग हैं अभियुक्त में, किनका नाम है? इसमें सहारा कंपनी के मालिक से लेकर प्रबंध निदेशक, मैनेजर और कुल मिला के 12 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। हम लोगों का मामला जो है सहारा इंडिया से भुगतान का है और हम लोग इसी के लिए आज आए हैं। कई बार यहाँ से हम लोग लौट के गए हैं और हम लोगों का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। और आज पेमेंट के लिए लोग त्रस्त थे, तो सब लोग आए इकट्ठा होकर के कि भाई हमारा एफआईआर दर्ज हो कंपनी के खिलाफ। और कंपनी के जो भी अधिकारी हैं ये लोग कोई जवाब नहीं देते भुगतान को लेकर, क्योंकि शाखा बंद है। करीब 6 महीने से ऊपर हो गया, इन लोगों ने ब्रांच बंद कर दिया है और धीरे धीरे बहुत सारे ब्रांच बंद करते जा रहे हैं। खबर बगहा के रामनगर से, जहां रामनगर पुरानी बाजार से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सामने आई है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला रामनगर पुरानी बाजार से 2 अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया। डुमरिया गांव निवासी सुमन राम ने थाने में इसे लेकर लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। तो तस्वीरें देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां पर इस बाइक की चोरी कर ली गई। रामनगर पुरानी बाजार की ये तस्वीर है और देखिए कैसे एक शख्स यहां पर पहुंचता है, बाइक के लॉक को तोड़ता है और उसके बाद इस बाइक की चोरी हो जाती है। सहरसा से बड़ी खबर, जहां जेल से बाहर निकले आनंद मोहन। जी हां, 14 साल बाद पैरोल पर बाहर आए आनंद मोहन। ये बड़ी खबर, इस वक्त जेल से बाहर आ चुके हैं आनंद मोहन। 14 साल बाद पैरोल पर बाहर आए हैं। 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है। पारिवारिक समारोह में अब इस 15 दिनों के भीतर वो शामिल होंगे। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में वो दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद इस वक्त वो जेल में, लेकिन 14 साल बाद पैरोल पर उन्हें बाहर आने की अनुमति दी गई है। 15 दिनों के लिए इन्हें ये पैरोल हासिल हुआ है। उसी इलाके में बाहुबली की छवि जो हुआ आनंद मोहन की। अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा।
तो पूर्व सांसद हैं आनंद मोहन, इस वक्त जेल में हैं, लेकिन 14 साल बाद पैरोल पर बाहर आए हैं पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए। आनंद मोहन को भी जरा जान लीजिए। 1990 में राजनीति में इनकी एंट्री हुई थी। पहली बार सहरसा से एमएलए बने, यानी कि सहरसा के लोगों ने इन्हें चुना। 1996 में लोकसभा सांसद की भूमिका के तौर पर यह सामने आते हैं और कोसी इलाके में बाहुबली की छवि आनंद मोहन की है। डीएम हत्याकांड में इन्हें सजा मिली हुई है, जिस सजा के तहत वो जेल में है। गोपालगंज के डीएम थे उस वक्त जी कृष्णैया, जिनकी हत्या का इन्हें दोषी पाया गया और उसके बाद सजा होती है, जेल में ये रहते हैं। पैरोल पर 14 साल बाद बाहर आए हैं। 5 दिसंबर 1994 को इनकी हत्या की गई थी। और एक बड़ी खबर इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन अब शुरू हो चुका है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल कर दिया है। बहाली का विज्ञप्ति जारी करने की मांग अब शिक्षक अभ्यर्थी इस वक्त करते हुए। लंबा इंतजार अभ्यर्थियों का, और अब इंतजार खत्म कब होगा, इस सवाल का जवाब चाहिए और इसीलिए आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सरकार पर गंभीर आरोप सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी लगा रहे हैं और सरकार पर इस आरोप के साथ वादा खिलाफी का आरोप भी ये शिक्षक अभ्यर्थी इस वक्त लगाते हुए, जिसमें इनकी तरफ से हल्ला बोल कर दिया गया है। पहुंच गए हैं डेरा जमाने के लिए और देख सकते हैं कि पंडाल लगाकर सभी अभ्यर्थी अभी से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब तक सरकार 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये देखिए, हर हाथ में बैनर है, यानी सीटेट बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3 साल से लगातार बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन रोज जो है तारीख पर तारीख सरकार दे रही है और 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। तो जरा अभ्यर्थियों से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि त्योहार खत्म हुआ, फिर से आप लोग आ गई। सर, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये जो गर्दनी बाग है ना, ये हम 7th फेज के अभ्यर्थियों की रणभूमि है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हो गया आगाज रण का, युद्ध अभी जारी है। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की 100% तैयारी है और इस बार आपके आश्वासन से हम लोग उठकर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि 7वें चरण के इंतजार में मैं उनको एक बात बता देना चाहती हूँ कि 7वें चरण के इंतजार में कितने सारे अभ्यर्थियों का 7वां फेरा रुका हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग के लाइफ में और कुछ बचा है या नहीं बचा है? मतलब शादी नहीं हो रही है? बिल्कुल सर, कई सारे अभ्यर्थियों की शादी नहीं हो रही है और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादियां टूटने के कगार पे है। क्योंकि अब हम लोग अगर डेली यहाँ प्रोटेस्ट में आएंगे, हम लोगों को भी तो सर बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आखिर हम लोग इंसान नहीं है क्या? आप बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, 2-2 घर की इज्जत आज रोड पे है। आप किस सेंस में आप ये स्लोगन दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से आप गठबंधन से महागठबंधन करके पलटी मार के सरकार बना लिए, अब हम लोग भी गठबंधन तोड़ के और महागठबंधन करें क्या? आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करने पे पड़ गए। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप हम युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किए थे ना 20 लाख, उसको आप लोग पटल पे भी दिखाइए। चलिए, हक मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनामिका सिंह। कहाँ से आई है? बेगूसराय से। बेगूसराय से अनामिका सिंह हैं और देखिए ये गर्दनी बाग में आई हैं और एक तरह से सरकार को साफ तौर से चेतावनी दे रही है, क्योंकि सीटेट पास हैं आप या बीटेट? सर, सीटेट क्वालिफाइड है। बहुत उम्मीदें होगी सर, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और जिस तरीके से इन्होंने कहा था ना कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे, गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र देंगे, तो मैं कल खुद इसीलिए आते के साथ गांधी मैदान गई थी कि देखते हैं कि इसी जगह से ना हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप डायरेक्ट नियुक्ति पत्र देंगे या नोटिफिकेशन भी देंगे? परवान पर है, कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अब आश्वासन नहीं चाहिए आप लोग? सर, आश्वासन नहीं, विज्ञप्ति चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक समाज का आईना होता है और ये आईना आप देख सकते हैं कि गर्दनी बाग पर सड़क पर है, कहीं ये रोड से बोर्ड पर जाता है, ये समाज में एक तस्वीर अलग होती है। जवाब मिल रहा है? आप सचिवालय चक्कर लगाते हैं, शिक्षा मंत्री सचिव से मिलते हैं, क्या जवाब मिलता है? जवाब यही मिलता है कि बाबू आप लोगों का काम हो रहा है, प्रोसेस में है लगातार 3 साल से। अब बताइए कि हम लोगों का काम रुका क्या है, ये कोई नहीं बतलाता है, कोई नहीं दिखाता है कि आप लोग कब तक शिक्षक बनिएगा और कब तक स्कूल में जाइएगा। भैया, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग बिहार में जन्म लिए हैं और शिक्षा का क्षेत्र चुने हैं, क्योंकि यहाँ का जो नेता है अपनी राजनीति रोटिया में सत्ता के अदल बदल परिवर्तन करने के चक्कर में भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग, आपका? मेरा नाम पड़ेगा मिकूपाल। बिल्कुल। कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे ही बात कर लेते हैं।
एक तरह से ये नहीं लगता है कि इंतजार की घड़ियां जो है खत्म नहीं हो रही? एकदम सर, इंतजार की घड़ियां इतनी दूर चली गई हैं कि इधर सरकार बहाली पर स्टे लगाई हुई है और उधर हमारे रिश्ते पर स्टे लगा हुआ है। क्या हुआ? अब समझिए कि छेका आया हुआ बियाह टूटने के कगार पर है। अच्छा, तिलक हो गया था? तिलक तो नहीं होता, छेका होता है तिलक के पहले। लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं, छेकते हैं, हम लोग का सामाजिक रीति रिवाज है। क्या नाम हुआ आपका? नितेश पांडे मेरा नाम हुआ। कहाँ से है नितेश जी? भोजपुर से हैं हम। अच्छा, ये छेका कब हुआ था? ये छेका पिछले साल हुआ था और अभी स्थिति क्या है कि बोल रहे हैं लोग कि सीटेट बीटेट तो पास बहुत सारे घूम रहे हैं, नया सीटेट आ रहा है और भी बहुत लोग हो जाएंगे। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा लगातार चल रही है। अपनी यात्रा में वो उन जगहों पर जा रहे हैं जिन जगहों पर आज तक कोई बड़ा नेता पहुंचा नहीं। वो उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आज तक कोई नेता मिलने नहीं पहुंचा। वो बिहार के कोने कोने का सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों से बिहार की हकीकत समझ रहे हैं, साथ ही बिहार के लोगों को सियासत की सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। और इसी कड़ी में वो पश्चिम चंपारण के योगापट्टी में मुस्लिम बस्ती भी पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को सियासत की सच्चाई बताने की कोशिश की। बताया कि कैसे उनके साथ छल किया जा रहा है और कौन उनके साथ छलावा कर रहा है। तो प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच पहुंचे। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और कहा कि आरजेडी आपको भ्रम में रखे हुए एक छलावा, एक आवरण आपके सामने खड़ा किया गया है। आपको इस पार्टी ने बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया। आप बंधुआ मजदूर की तरह एक ही दल के लिए वोट करते चले आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता जरा भी नहीं है। आपको मालूम है कि आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, शिक्षा उन्हें नहीं है, आपकी नली गली सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता है, फिर भी आप उनको ही लगातार वोट किए चले जा रहे हैं। सुनिए प्रशांत किशोर की एक एक बात। आपको भ्रम दे रहा है, आपको डरवा रहा है, इसलिए कि आपको बंधुआ मजदूर बना के रख लिया है एक दल ने। आप बंधुआ मजदूर की तरह एक ही दल को जाकर वोट करते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपको चिंता नहीं है। आप सब कुछ अपना गवाह के भी आपको मालूम है कि आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, आपका नली गली सड़क अस्पताल का हालत खराब है, फिर भी आप उसको वोट कर रहे हैं। आपको मिला क्या है भैया? आप जरा देख लीजिए कि आपको क्या मिला है। महागठबंधन अभी बना है, आपको बता देते हैं। नीतीश जी का तो चर्चा हो गया, अब आरजेडी का देख लीजिए जिसको आप अपना दल समझते हैं। अभी भाजपा के साथ गठबंधन था इससे पहले 2 महीना पहले, तो भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था ना भाई? अरे भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था ना बिहार में। भाजपा का एमएलए कितना था? 75 एमएलए वाला भाजपा। नीतीश कुमार 43 एमएलए, भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था। अभी आरजेडी से 77 एमएलए है, तो उसका एक ही उप मुख्यमंत्री है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आरजेडी का 2 ही पैर है, एम और वाई। तो दूसरा अगर उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो लोग कहेगा कि भैया अब एगो एम को बनाओ, तो काहे नहीं आपको बना दिया? अभी कैबिनेट बना है तो 14 को मंत्रालय एक वर्ग को मिला है। आपको कौन मंत्रालय मिला है उसको भी आप गणना कर लीजिएगा। कुछ नहीं मिलेगा, ना अभी मिला है ना आगे मिलेगा। उनको भी पता है आप जाइएगा कहाँ, उनको भी पता है कि आप जाइएगा कहाँ। सामने भाजपा से लड़ाई है, रो के गा के गाली दे के भी आपको वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। इसीलिए ये स्प्रेड कर रहा है, र्यूमर फैला रहा है कि भैया पैसा इनको भाजपा दे रही है। 10 साल से भाजपा से हम लड़ रहे हैं, ये लोग वीर हमको बताएगा कि हम भाजपा से के बी टीम हैं।
तो आरजेडी की बुनियाद ही मुसलमान वोटों पर टिकी हुई है। जेडीयू ने मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाई और ऐसे में सवाल यहीं से उठना शुरू होता है कि मुसलमानों के नाम पर बिहार में इतनी सियासत आखिर क्यों होती है। बिहार की कुल आबादी की अगर बात कर लें तो कुल आबादी में 17% हिस्सेदारी जो है वो अनुपात मुसलमानों का है। 243 सीटों में से 36 पर मुसलमान निर्णायक स्थिति में है और इन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर 20 से 40% हैं। राज्य की 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल समेत 4 जिलों में मुस्लिमों का दबदबा है। किशनगंज में 68% आबादी सिर्फ मुसलमान है। आर्थिक, शिक्षा समेत तमाम सभी पैमानों पर ये जिला पिछड़ा हुआ है। 36 सीटों पर मुस्लिम ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर पर मनोज झा ने बड़ा हमला किया है। बिहार से अनजान है प्रशांत किशोर, ये कह रहे हैं मनोज झा। गंभीरता का त्याग कर रहे हैं प्रशांत किशोर। मनोज झा के ये तीखे बयान इस वक्त सीधे तौर पर निशाना प्रशांत किशोर के ऊपर। आरजेडी गरीब की पार्टी है, मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं है। ये जो अवधारणा है इससे बाहर आने की जरूरत है। मनोज झा के जरा बयान को सुन लीजिए। देखिए, मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर जी स्थिति की गंभीरता को, राजनीति में जो एक गंभीरता होनी चाहिए लोक जीवन में, उस गंभीरता का त्याग कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में पहले टिप्पणी करते थे, तो चलिए वो सब हटा दीजिए। अभी जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं हमारे दल के बरक्स, कितना जानते हैं बिहार को आप? एक कैंपेन डिजाइनर, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, जो डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी का बिहार में मसला रहा है ना, उसको समझने की जरूरत है आपको 90 के दशक के बाद। और राष्ट्रीय जनता दल, माफ कीजिएगा प्रशांत जी, मैं आपसे कहता हूं, कभी भी सिर्फ मुसलमान यादव की पार्टी नहीं रही, बनी गरीब की पार्टी। और आज तक गरीब अलग अलग जातियों के हमारे वोटर हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर पर जोरदार तरीके से हमला बोला। तो बड़े क्रांतिकारी बनने चले थे प्रशांत किशोर जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उतर आए हिंदू मुसलमान पर, खुल गई राजनीति की पोल। वही शॉर्टकट, तोड़ो फोड़ो, समाज को आपस में लड़ाओ भिड़ाओ, भ्रम फैलाओ और राजनीति करो। तो जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। 2 जगह हुए हैं और दोनों जगह से जो खबर आ रही है, बहुत ही अधिक वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार दोनों जगह जीतेंगे, इसमें कहीं कोई इफवट नहीं। एक और चर्चा चल रही थी राजद और जदयू के विलय का, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, भी तो बीजेपी के लोग इस तरह का कुप्रचार कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।